वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है CHE04 यूनिट नंबर 5 सॉलिड स्टेट। लास्ट लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। मैटर का वो पार्ट जिसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इट इज नोन एज सॉलिड। और सॉलिड की कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, उसके बेसिस पे आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। उसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो आपने लोअर क्लासेस में टाइप्स भी पढ़ी होंगी कि सॉलिड स्टेट की दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन, एक एमॉर्फस होती है। क्रिस्टलाइन का मतलब है प्रॉपर अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, और एमॉर्फस का मतलब होता है नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट। कि अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड जैसे कि यूनिट्स के साथ मिलके बनता है, अगर वो यूनिफॉर्मली अरेंज होता है इन द 3 डायमेंशन तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। लेकिन अगर तीनों डायमेंशन में उसकी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होती है तो उसे बोलते हैं कि ये सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड है। तो पढ़ते हैं सॉलिड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू रेगुलर रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स की रेपिटेशन हो तीनों डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग, तो उसे बोलते हैं कि एक क्रिस्टल बन गया है। कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ब्रिक्स विच कुड बी अरेंज इन सम रेगुलर फैशन। मतलब कि जैसे हम एक दीवार बनाते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उसे हम बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसे अरेंज करते हैं जिससे एक प्रॉपर दीवार बनती है और एक प्रॉपर शेप बन जाती है। इसका मतलब वहां पे हम बोलते हैं कि इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर हम उसे रेगुलर मैनर में नहीं रखेंगे सॉलिड्स को, और वो इरेगुलरली रैंडमली हम उसे रखेंगे, तो उसकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी, जिसे बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आपने क्यूबिक स्ट्रक्चर देखा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जैसे कि ग्लास की बात करें, पॉलीथीन की बात करें, दीज आर नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये तो हो गया आपकी लोअर क्लासेस का पार्ट, इंट्रोडक्शन का पार्ट। जो इस सिलेबस में है, आपके सिलेबस में, वो है कुछ टर्म्स हैं क्रिस्टल सिस्टम में, कुछ छोटी छोटी टर्म्स यूज होंगी, लेकिन उससे पहले आपको वो उन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या होती है। तो फर्स्ट टर्म है लैटिस। अब लैटिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स इन अ डेफिनेट पैटर्न इन स्पेस। स्पेस में ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स मतलब कि सॉलिड्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो तो उसे बोलेंगे कि लैटिस बन गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, दीज डार्क पॉइंट्स आर नोन एज ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स। अगर वो एक रेगुलर डायरेक्शन में और रेगुलर पैटर्न में हो, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न बने, जैसे कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न आपको दिख रहा है, एक ये सारे लाइन में लगे हुए हैं एक एट प्रॉपर डिस्टेंस, तो एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है, तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि लैटिस बन गया है। नेक्स्ट इज बेसिस। अब बेसिस में एक एटम की बजाय ग्रुप आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। व्हेन एटम्स आर अटैच्ड रेगुलरली टू ईच लैटिस पॉइंट। अगर हर एक लैटिस पॉइंट के साथ साथ एटम्स अटैच हो जाएं तो क्रिस्टल बनेगा। अब एक एटम की बजाय अगर वहां पे ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन हो जाएं, किसके साथ? लैटिस पॉइंट के साथ एक एटम की बजाय नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे जुड़ जाएं, तो वहां पे हम उसे बोलेंगे कि ये ग्रुप क्या बन गया है? एक बेसिस बन गया है। जैसे कि एक एटम, दूसरा एटम, देखिए लैटिस के साथ एटम्स लग गए हैं तो बोलेंगे कि ये एक बेसिस बन गया है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है। लैटिस और बेसिस की ज्यादातर डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है। लेकिन यूनिट सेल की डेफिनेशन अक्सर पेपर में 1 नंबर में आ जाती है। द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप है एटम्स का, विच हैज द ओवरऑल सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल and from which the entire lattice can be built up by repetition in 3D। अब यूनिट सेल क्या है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। सपोज कीजिए ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसको हम तीनों डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में हम रेगुलरली रिपीट करते जाएं उन स्मॉल ग्रुप्स को। अगर रिपीट करते जाएं तो जो एक हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, उसे बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब है एक पूरे सॉलिड को, एक पूरे क्रिस्टल के एक पार्ट जिसे हम सॉलिड बोलेंगे, उसे बनाने के लिए यूनिट सेल इस्तेमाल होंगे। मतलब वो किससे बने होंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल से। तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सॉलिड। मतलब एक सॉलिड जिससे बना हुआ है वो छोटे से छोटा एक ब्लॉक,
छोटे से छोटा ग्रुप जिसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। इसका मतलब है यूनिट सेल अगर हम तीनों डायमेंशन में हम उसे रिपीट करते जाए तो हमें एक प्रॉपर सॉलिड मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे नंबर, यहाँ पे ये जो आपको सर्कल्स दिखाए गए हैं, दीज आर स्फीयर्स, एटम्स के ग्रुप से अटैच हुए हैं और अगर इस तरह से आपस में रिपीट हो रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तीनों तरफ है, तीनों डायमेंशन में, जैसे कि अगर आपको बताइए एक्स एक्सिस अगर मान ली तो इस तरफ भी है, वो हाइट में भी है, वो उनकी एक ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो मतलब कि तीनों डायमेंशन में ये फैले हुए हैं और एक रेगुलर पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कोई भी यहाँ पूरे एटम में से हमने एक छोटा सा ग्रुप ले लिया है जिसका एक रेगुलर पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये एक हेक्सागन बना रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए एक अलग सी शेप बना रहा है। तीनों डायमेंशन में ये यूनिट सेल को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, अनदर टॉपिक इज ब्राविया लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए हम एक डायमेंशन लेके चलते हैं। सपोज कीजिए एक यूनिट सेल है, तीनों डायमेंशन में उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज कीजिए, एक तो हो गया ए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस हो गया उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस बी, एक हो गया सी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज कीजिए ए बी सी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस ए के अलोंग सपोज कीजिए उसकी एज लेंथ है ए डैश या फिर ए मान सकते हैं, और बी के अलोंग होगी बी डैश, सी के अलोंग है सी डैश। अब जो एंगल बना रहा है विद ए, दैट इज ए और बी के बीच में दैट इज गैमा, बी और सी के बीच में अल्फा, सी और ए के बीच में वो एंगल बना रहा है बीटा। तो अल्फा बीटा गैमा क्या हो गए, उसके एंगल्स हो गए। अब अगर इन तीनों डायमेंशन में से कोई भी एक डायमेंशन चेंज होगी तो उससे उस क्रिस्टल सिस्टम की शेप भी चेंज हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस की बजाय, लेंथ की बजाय उसका एंगल चेंज हो जाए, बाकी सारा सेम है, एंगल में माइन्यूट चेंज कर दिया जाए, तब भी एक नया सिस्टम हमें मिलेगा, एक नया क्रिस्टल सिस्टम हमें मिलेगा। अब ये कौन से चेंजेस करने के साथ कौन से सिस्टम को हमें कौन सा सिस्टम मिलेगा, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम अराइज होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलेंगे ब्राविया लैटिसेस। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक्सिस की बात करें, एक्सिस में सपोज कीजिए तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल हैं, तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल है, ए बी सी तीनों की लेंथ इक्वल है और तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं। अल्फा एंगल भी 90 डिग्री, बीटा एंगल भी 90 डिग्री, गैमा एंगल भी 90 डिग्री, तीनों एक्सिस भी सेम है और तीनों एंगल भी 90 डिग्री हैं। तो हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आपने पढ़ा भी होगा कि क्यूब्स के सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम बना, क्यूबिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं, जिनका ए बी सी कोऑर्डिनेट लेंथ्स जो होती हैं वो भी सेम होती है और एंगल भी इनमें 90 डिग्री होता है। अगर तीनों एक्सिस की बजाय ए और बी सेम हो लेकिन बट सी उनके से इक्वल ना हो, तीनों में से एक डायमेंशन सेम नहीं है बट एंगल वही है, एंगल 90 डिग्री ही है, लेकिन तीनों एक्सिस में से एक एक्सिस कॉमन नहीं है, एक एक्सिस सेम नहीं है, तो वहां पे हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा, टेट्रागोनल सिस्टम। कौन सा, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, यहां पे क्या था, तीनों एक्सिस सेम थे, यहां पे एक एक्सिस में चेंज था, लेकिन अगर दोनों एक्सिस में चेंज हो जाए, ए बी सी तीनों ही आपस में सेम ना हो, इनका एक्सिस सेम ना हो, बट एंगल सिर्फ 90 डिग्री हो, जैसे कि पहले हमने पढ़ा, बट यहाँ पे एक्सिस में चेंज आ गया, तब हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैडमियम सल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट, अगर एक्सिस सारे के सारे सेम हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों ही सेम, बट अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा एंगल 90 डिग्री बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल होंगे बट जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, कोई और एंगल होगा,
तो उस टाइम हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा? हमें मिलेगा रोम्बोहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। अब इस अगर एक्सिस में से एक एक्सिस सेम ना हो, दो एंगल्स 90 डिग्री हो, थर्ड गैमा एंगल अगर 120 डिग्री हो, तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलता है? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल है सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट, अगर तीनों एक्सिस सेम ना हो, एंगल अल्फा और गैमा 90 डिग्री हो बट बीटा एंगल 90 डिग्री ना हो, तब हमें कौन सा सिस्टम मिलेगा? मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? कैडमियम पोटेशियम आयोडेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर तीनों ही एक्सिस भी सेम ना हो, तीनों एंगल्स भी सेम ना हो, तो हमें कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा? ट्राइक्लिनिक। एग्जाम्पल सोडियम बाइसल्फेट। अब इतने सारे एक्सिस, इतने सारे एंगल्स आपको दिखा दिए, अब आपको याद कैसे रहेगा? कैसे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? तीनों साइड सेम लिख लीजिए, एंगल सारे 90 डिग्री लिख लीजिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे कट लगाते जाइए, मतलब कि क्रॉस लगाते जाइए। पहले आपने लगाया इस तरफ, उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या करना है? इस तरफ भी लगा देना है। तो दोनों में कट लग गया। अब दोनों में कट लग गया, अब दोबारा से आपको वही रिपीट करना है। फिर से इक्वल कर दिया, एक कट लगा दिया, दो कट लगा दिए। अब नेक्स्ट टाइम भी दो कट ही रहने दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। तो कैसे याद रखोगे? पहले तीनों इक्वल लिख दीजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कट लगाते जाइए। एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, अब सारे कट लग गए। अब सिर्फ फिर दोबारा से यही रिपीट कीजिए, सारे इक्वल कर दीजिए, फिर एक कट लगा दीजिए, फिर दो कट लगा दीजिए। ये बाकी एज इट इज लिखने दीजिए। एंगल्स में तीनों एंगल 90 डिग्री लिखिए 3 बार। 3 बार तीनों ही एंगल आपको 90 डिग्री लिखने हैं। फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड से कट लगाना है। पहले आपने एक कट लगा दिया, दूसरी बार आपको क्या करना है? एक एंगल याद रखना है कि गामा इज नॉट 90 डिग्री बट ये दोनों 90 डिग्री हैं। आप यहां पे भी लिख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज, अगर आपको एंगल याद नहीं रहता है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट टाइम क्या करना है? अब क्या किया आपने? एंगल गैमा इज नॉट 90 डिग्री। अब अगली बार क्या करोगे? बीटा इज नॉट 90 डिग्री। अब तीसरी बार ना ही गैमा, ना ही बीटा, ना ही अल्फा, तीनों ही नॉट इक्वल कर दीजिए। कैसे याद रखोगे? तीनों एक्सिस सेम, फिर एक कट लगाया, फिर दूसरा कट लगाया, फिर से दोबारा सेम, फिर एक कट, फिर दो कट, फिर दो कट। उसके बाद सारे के सारे एंगल 90 डिग्री 3 बार रिपीट किया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से कट लगाइए, गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर से बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर तीनों ही नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको इसी के एग्जाम्पल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, तो इस तरह से आप इनके एक्सिस और एंगल्स याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अक्सर इन 7 के 7 ब्रेवियर लैटिसेस में से कोई एक तो आ ही जाता है पेपर में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे लिखना जरूरी समझा। और आपको एक बार तो इसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, हमने कर दिए ब्रेवियर लैटिसेस। अब हम चलते हैं क्यूबिक सिस्टम ज्योमेट्री की तरफ। क्यूबिक सिस्टम ज्योमेट्री का मतलब है एक क्यूब ले लेते हैं जिसे हम एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मानेंगे। अब आपको पता है कि क्यूब है जिसके 6 फेस होते हैं, 6 साइड्स होती हैं। कैसी साइड्स? चारों तरफ, एक ऊपर एक नीचे। आप इस क्यूब को एक कमरा मान के चलिए, एक रूम। ये 4 तो होगी उसकी दीवारें, एक छत, एक हो गया उसका फ्लोर हो गया। तो ये 6 की 6 इसकी साइड्स हो गई। अब यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना के दिखाया है आपको। देखिए, एक ये क्यूब है। अब इसकी साइड्स आप गिनिए। मैंने बोला क्यूब है 6 फेसेस। कैसे? 1, इसके बिल्कुल नीचे है 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसके 6 फेसेस हो गए। अब नेक्स्ट है कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स क्या होते हैं? ईच पॉइंट वेयर 3 फेसेस ऑफ क्यूब मीट, इट इज कॉल्ड कॉर्नर।
अब आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पेपर में आएगी, सिर्फ आपको समझना है कि कॉर्नर्स क्या होते हैं। क्यूब आप इमेजिन कीजिए, क्यूब के सिर्फ और सिर्फ आपको कॉर्नर्स गिनने हैं, कितने हैं? एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 7, ये हो गया 8। दोबारा से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो गए 8 कॉर्नर्स। अब इसने क्या बोला कि इसने बोला कि वो पॉइंट जहां पे 3 फेसेस आपस में मिलते हैं। कौन से 3 फेसेस? जैसे कि आप एक कॉर्नर इमेजिन कीजिए, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में कितने फेस मिल रहे हैं? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस। इन तीनों फेसेस को मिला के एक ये पॉइंट बना। जो कोई भी 3 फेसेस को मिला के एक पॉइंट बनता है उसे हम कॉर्नर्स बोलते हैं। अब इस कॉर्नर को छोड़िए, कोई और कॉर्नर ले लेते हैं। अब ये कॉर्नर ले लेते हैं, इस कॉर्नर को कितने फेसेस मिल रहे हैं? एक फेस, ये होगा पूरा फेस, दूसरा पूरा फेस, तीसरा फेस। इसके अलावा और कोई फेस इसे मैच नहीं कर रहा है। अगर इस फेस की बात करें तो इस फेस का कॉर्नर ये है, ना कि ये। तो इसका मतलब 3 फेसेस को मिला के एक जो कॉर्नर बनता है, पॉइंट बनता है, उसे हम बोलेंगे कॉर्नर। इसे भी देखिए, अब इससे कितने फेस मिल रहे हैं? 1, 2, 3। ओके, कॉर्नर समझ आ गया। अब इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कॉर्नर्स 8। कौन कौन से, कैसे लिखे हैं? A, B, C, आगे आगे आपका D, E, F, G, H। तो आपको पेपर में इजीली नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने क्यूब बना के आपको इजीली समझा दिया। तो आपको क्लियर हो गया है कि कॉर्नर्स क्या होते हैं। अब द सेंटर पॉइंट ऑफ द फेस वेयर 2 फेस डायगोनल्स मीट इज नोन एज फेस सेंटर। अब फेस सेंटर क्या होता है? फेस तो आपको पता है, ये फेस है, ये एक फेस है। उन्होंने बोला कि फेस के आपस में फेस के डायगोनल्स मिलाइए। अब फेस का डायगोनल क्या है? इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक डायगोनल मिलेगा, ये आप यहां से यहां तक मिला दीजिए। अब एक दूसरा डायगोनल बनाइए, ये डायगोनल बना दिया आपने फेस का। अब दोनों डायगोनल जहां पे मीट करते हैं हम वहां पे उसे बोलेंगे फेस सेंटर। ये पूरे फेस का सेंटर इज नोन एज फेस सेंटर। अब फेस सेंटर कैसे फाइंड किया? आपने क्या करा, एक कॉर्नर से एक फेस ले लिया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनल बनाया, फिर दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर तक यहाँ पे तक डायगोनल बनाया। जहां पे ये मीट करते हैं दोनों डायगोनल, वो हो गया इसका फेस सेंटर। और अगर जनरली आपको समझाना हो किसी को तो कैसे समझाओगे कि एक फेस का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं फेस सेंटर। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव होता है बिल्कुल सिंपल। सिंपल सेल किसे बोलते हैं? इफ देयर आर लैटिस पॉइंट्स ओनली एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल उसके 8 के 8 कॉर्नर्स पे ओनली एट द 8 कॉर्नर्स, जो लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं उसे बोलते हैं सिंपल सेल या फिर प्रिमिटिव सेल। अगर जो लैटिस पॉइंट सिर्फ इन कॉर्नर्स पे होंगे, 4 कॉर्नर्स ये हो गए, नीचे वाले 4 कॉर्नर्स ये हो गए, 8 के 8 कॉर्नर्स पे अगर लैटिस पॉइंट्स होंगे तो उसे बोलेंगे हम प्रिमिटिव सेल या फिर सिंपल सेल। नेक्स्ट डेफिनेशन, फेस सेंटर्ड सेल। अब फेस सेंटर्ड सेल क्या होगा? अब ये एक यूनिट सेल है, दिस क्यूब इज 1 यूनिट सेल। अब जो सॉलिड बनता है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल से बनता है? कैसे? एक यूनिट सेल इस तरफ जुड़ा होगा, तीनों डायमेंशन में जोड़ने हैं। एक यूनिट सेल इस तरफ भी जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल यहां भी जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल यहां भी जुड़ा होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। ऐसे रिपीट करते जाते हैं। कितनी सारी क्यूब्स आप इमेजिन कीजिए, तब जाके एक सॉलिड बनता है। तो दिस इज यूनिट सेल। अब यहां पे देखिए, अब फेस सेंटर बोला। फेस सेंटर सेल क्या होता है? अगर कोई सेल, अ सेल विच हैज lattice points at the 8 corners and 6 faces center is known as face center cell। सीधा सीधा मैं आपको समझाऊं, फेस सेंटर सेल कहां मिलेगा आपको? फेस का सेंटर ढूंढिए। फेस का सेंटर हमने कैसे ढूंढा था? दिस इज द फेस सेंटर। कितने फेस सेंटर होंगे? एक इस पे नंबर डाल दीजिए, ये हो गया एक फेस सेंटर। दूसरा फेस
यहाँ पे सपोज कीजिए ये डायगोनल यहाँ पे मीट करते हैं तो दूसरा फेस सेंटर, यहाँ पे हो गया इसका तीसरा फेस सेंटर, यहाँ पे हो गया इसका फोर्थ फेस सेंटर। अब ऊपर चलिए, ये हो गया यहाँ पे इसका फिफ्थ फेस सेंटर, अब ये हो गया इसका सिक्स्थ फेस सेंटर। तो टोटल कितने फेस हो गए आपके इसके? 6 फेस और 6 फेस सेंटर। अब ये आप कैसे समझोगे? अब ये जो फेस सेंटर है एक्चुअली ये कैसे है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो सॉलिड है वो इसकी सॉलिड में एक यूनिट सेल इसकी तरफ भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, इस तरफ भी से 6 तरफ बहुत सारे ऐसे इसके साथ और क्यूब जुड़े होंगे। अब अगर सपोज कीजिए एक ये साइड है, इस साइड के साथ एक और साइड जुड़ी होगी क्यूब की, तो ये जो वॉल है ये कॉमन है, ये फेस, दिस फेस इज कॉमन टू सेकेंड यूनिट सेल। इस यूनिट सेल और इसके साथ जो जुड़ा होगा उसके साथ ये जो साइड है वो कॉमन होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो एटम पड़ा होगा इस तरफ, यहाँ पे फेस के बिल्कुल सेंटर पे जो एटम होगा वो आधा तो इसके तरफ कोऑर्डिनेट होगा, आधा इसकी तरफ कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब फेस सेंटर सेल क्या हो गया? इसके फेस के जो सेंटर में है, क्योंकि वो दोनों यूनिट सेल के लिए आधा आधा यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये अगर आपको डिटेल में जो आपको आगे टॉपिक्स आएंगे वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अगर यहाँ पे समझाऊंगी तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ आपने ये सीखना है कि फेस सेंटर सेल कितने हैं और क्या होते हैं। फेस सेंटर सेल क्या, कोई लैटिस पॉइंट अगर फेस के सेंटर में होते हैं उसे बोलते हैं फेस सेंटर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कितने देखे? 6। नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड सेल। एंड सेंटर्ड सेल क्या होता है? अ सेल दैट हैज 8 लैटिस पॉइंट्स, 8 लैटिस पॉइंट होंगे कॉर्नर्स पे, और उसके साथ साथ 2 और मोर एट द सेंटर ऑफ अ पेयर ऑफ एनी 2 अपोजिट सेल। एंड सेंटर्ड देखिए, अब एंड सेंटर्ड के लिए 2 कंडीशंस। फर्स्ट क्या है? लैटिस पॉइंट 8 के 8 कॉर्नर्स में होने चाहिए, 4 ऊपर वाले कॉर्नर्स, 4 ये नीचे वाले कॉर्नर्स, 4 ऊपर 4 नीचे कॉर्नर्स, जो ये कॉर्नर्स है यहाँ पे लैटिस पॉइंट होने चाहिए। और उसके साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस आप कौन से भी ले लीजिए। मैं कौन से अपोजिट फेस ले रही हूँ? एक ऊपर वाला फेस ले रही हूँ, एक नीचे वाला फेस ले रही हूँ। अब ये दोनों ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस, ये दोनों ही अपोजिट फेसेस कहलाएंगे। अपोजिट फेसेस के बिल्कुल सेंटर में जो एटम्स यहाँ पे लैटिस पॉइंट होंगे उसके साथ अगर ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो कॉर्नर पे पड़े हैं लैटिस पॉइंट्स, अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, सपोज कीजिए मैं कोई और फेस कोई ले रही हूं, सपोज कीजिए अब 2 कंडीशन थी एंड सेंटर के लिए। एक थी कि जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे भी होने चाहिए और अपोजिट फेसेस पे। कितने? 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे। और एक सपोज कीजिए मैं एक ये फेस ले रही हूं, इसका बिल्कुल अपोजिट फेस कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला। इसके अपोजिट फेस ये होगा, इसका अपोजिट फेस ये वाला होगा, इसका अपोजिट फेस बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। तो दीज आर नोन एज अपोजिट फेसेस, दीज आर नोन एज अपोजिट फेसेस, दीज आर नोन एज अपोजिट फेसेस। ओके, अब दोनों ही अपोजिट फेसेस में अगर ये फेस सेंटर में अगर लैटिस पॉइंट होगा और उसके साथ साथ कॉर्नर्स में भी होंगे तो उसे बोलेंगे एंड सेंटर्ड सेल। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड सेल। वेरी इजी। बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होंगे। अब व्हाट इज बॉडी? दिस यूनिट सेल इज नोन एज बॉडी। ओके, अब इसके 8 के 8 कॉर्नर्स पे भी लैटिस पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये पूरी जो बॉडी है इसके बिल्कुल सेंटर, इस पूरी क्यूब का सेंटर क्या होगा? अगर इसको क्यूब को खोलेंगे, क्यूब को खोलने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक आप कोई भी बॉल रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, तो वो क्या होगा? बॉडी का सेंटर। अब जैसे कि आप एक रूम माने, पूरे रूम का जो एक सेंटर है वहां पे एक एटम पड़ा हो, उसके साथ साथ उस रूम के 8 के 8 कॉर्नर्स पे भी जो एटम पड़ा हो, लैटिस पॉइंट्स हो, तो उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब दोबारा से समझिए, सिंपल सेल क्या होंगे? अगर यहाँ पे लैटिस पॉइंट सारे के सारे कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है। अभी 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट होंगे तो वो हो गया सिंपल सेल या फिर प्रिमिटिव सेल। फेस सेल क्या हो गया, 8 के 8 कॉर्नर्स में तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ फेस के सेंटर में भी होंगे। ओके, मतलब 8 कॉर्नर्स, उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए, 1, उसके बाद 2 3 4 5 और 6, ये हो गए फेस सेंटर सेल। कॉर्नर्स में हर एक कंडीशन है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ फेस के सेंटर में भी। एंड सेंटर का क्या मतलब है, वही पॉइंट। कॉर्नर में तो लैटिस पॉइंट होंगे ही 8 के 8 कॉर्नर्स पे, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस में भी किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर में भी वो वहां पे भी लैटिस पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर। फिर से वही बात, कॉर्नर्स में तो लैटिस पॉइंट होंगे ही 8 के 8 कॉर्नर्स में, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरी क्यूब, इस पूरे यूनिट सेल के एक सेंटर में भी वहां पे लैटिस पॉइंट होगा, उसे बोलेंगे बॉडी सेंटर सेल। अब इसे समझने के लिए आपको ये सारी डायग्राम बुक में दिखाई गई है। अगर मैं आपको ऐसे ना समझाती, डायरेक्ट आपको पेपर में ये बना के दिखा देती तो आपको समझ नहीं आना था, इसीलिए मैंने इस क्यूब के हेल्प के साथ आपको समझाया। अब आपको ये डायग्राम इजी लगेगी क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे बनाई गई है। देन फर्स्ट इज क्यूबिक। क्यूबिक सेल कैसे बना, सिंपल प्रिमिटिव सेल। कैसे, जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों ही एक्सिस, अगर ये ए है, दिस इज ए, और ये है बी और सी, तो ए बी सी तीनों लेंथ्स इक्वल हैं, और उसके साथ साथ दिस एंगल, ए एंगल, उसके बाद ये एंगल, और उसके बाद ये एंगल या फिर ये एंगल, ये सारे के सारे हैं 90 डिग्री। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कौन सी शेप बनी, क्यूबिक शेप। अब इसकी बॉडी सेंटर अगर आपको ढूंढना हो, बॉडी सेंटर का मतलब क्या था कि दो कंडीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए इसके कॉर्नर्स, लैटिस पॉइंट एट 8 कॉर्नर्स, और उसके साथ साथ एक होगा बॉडी के सेंटर में। ओके, अब बॉडी का सेंटर कौन सा है, ये है, तो ये क्या हो गए 8 कॉर्नर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसका रिलेशन ये कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेशन है एक बॉडी के सेंटर वाले लैटिस पॉइंट के साथ, तो ये क्या बन गया, बॉडी सेंटर। अब फेस सेंटर क्या होता है, फेस का सेंटर। अब सबसे पहले सपोज कीजिए ये है एक राइट साइड वाला, ये फेस है, इसका सेंटर ये होगा, एक हो गया एक सेंटर, दूसरा ऊपर वाला 2, फिर लेफ्ट हैंड साइड 3rd, फिर नीचे जो रूफ है ये हो गया 4, एक सामने जो फेस आपको दिख रहा है 5, एक जो इसके पीछे होगा दिस इज 6। तो 6 तो फेस सेंटर हो गए, उसके साथ साथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गए इसके कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस। नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल क्या था, जिसमें ए इज इक्वल टू बी, मतलब कि ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये जो सी है ये इक्वल नहीं है। उसके साथ साथ बाकी तीनों जो एंगल्स हैं वो क्या है 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसलिए हमें इस तरह की शेप हमें मिलेगी। तो आप इन दोनों क्यूबिक, जिसकी डायमेंशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी थी, और टेट्रागोनल जिसमें ए इज इक्वल टू बी था लेकिन नॉट इक्वल टू सी, तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी लेकिन थर्ड साइड सेम नहीं होगी, कुछ और होगी। तो यहाँ पे हमें इन दोनों की शेप का डिफरेंस पता चल रहा है, दिस इज क्यूब बट दिस इज द टेट्रागोनल शेप। अब इसकी बॉडी सेंटर क्या होगा, 8 के 8 कॉर्नर्स और बॉडी का एक सेंटर। अब नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक क्या था, जिसमें तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ए अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी 5 सेंटीमीटर होगा, तो सी 6 सेंटीमीटर होगा, तीनों ही इक्वल नहीं है। और अल्फा गैमा दोनों ही एंगल 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है, तो हमें इस तरह की शेप जो मिलेगी उसे बोलेंगे मोनोक्लिनिक। अब इसका एंड सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर का मतलब क्या था, 8 कॉर्नर्स, कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर। अब दो अपोजिट फेस सपोज कीजिए, एक उन्होंने रूफ ले लिया, एक फ्लोर ले लिया। अब जो रूफ है, ठीक है, वहां पे देखिए एक फेस का सेंटर डायगोनल जहां पे मीट कर रहे हैं दिस इज फेस सेंटर, और एक फ्लोर पे देखिए डायगोनल जहां पे मीट कर रहे हैं दिस इज फेस सेंटर। दो अपोजिट फेस सेंटर और उसके साथ साथ यहाँ पे 8 के 8 कॉर्नर्स नोन एज एंड सेंटर।
लेकिन अगर तीनों ही डायमेंशन इक्वल ना हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट तीनों एंगल 90 डिग्री हो, तो हमें कौन सी शेप मिलती थी? ऑर्थोरोम्बिक शेप। अब इसका बॉडी सेंटर क्या होगा? 8 कॉर्नर्स, एक बॉडी का सेंटर। फेस सेंटर क्या होंगे? 8 कॉर्नर्स और बॉडी के जो फेसेस है, 6 के 6 फेस, उसका सेंटर। अब आपको थोड़ा टिपिकल डायग्राम दिखाया गया है, कोऑर्डिनेट करके दिखाया गया है। ये जो पूरा फेस है, इसका सेंटर ये रहा, इस पूरे फेस का सेंटर ये रहा, इस पूरे फेस का सेंटर ये रहा, इस पूरे फेस का सेंटर ये है। जो आगे आपको फेस सेंटर दिखा दिया है वो ये है। पीछे वाला जो फेस है उसका ये पॉइंट आपको दिखाया है, ये वाला, ये है फेस सेंटर, 6 के 6। एंड सेंटर वही 8 के 8 कॉर्नर्स और 2 अपोजिट फेसेस। ये किसकी एंड सेंटर दिखाए गए हैं? ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट इज रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल शेप क्या थी? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों सेम है बट एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। हेक्सागोनल क्या था? ए बी सेम था, ए और बी ये सेम होंगे बट सी सेम नहीं होगा। सी देखिए लंबा है, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री होंगे लेकिन गैमा 120 डिग्री, जिसकी वजह से हमें इस तरह की शेप मिलेगी जिसे हमें बोलते हैं हम हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्यों? क्योंकि देखिए ये 6 फेसेस आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रही है, दिस क्यूब, इट इज नोन एज हेक्सागोनल शेप। ये दिस इज जस्ट लाइक एज बेंजीन। बेंजीन के भी 6 कॉर्नर्स होते हैं, ओके। ये शेप होती है हेक्सागोनल शेप। ये जो ऊपर का आप फेस देखोगे आपको इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक, जिसमें तीनों ही लेंथ, तीनों ही एंगल इक्वल नहीं है, तो इस तरह की शेप आपको मिलेगी, विच इज नोन एज ट्राइक्लिनिक शेप। अब ये आपने क्या सीखा? ब्रेविया लैटिसेस। ब्रेविया लैटिसेस और फेस सेंटर क्या होता है, कॉर्नर्स पे पॉइंट्स कैसे दिखते हैं, एंड सेंटर में कैसे दिखते हैं, बॉडी सेंटर, जिसको आपने इस क्यूब के साथ समझा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है दोबारा क्वेश्चन पूछिए, मैं इसी दोबारा से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसी की हेल्प से दोबारा रिवाइज कराया जाएगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल प्लेन एंड मिलर इंडिसेस। अब ये क्या होते हैं? मिलर इंडिसेस क्या होते हैं? क्रिस्टल प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन नंबर्स which is known as Miller indices. How to determine? अब कैसे डिटर्मिन करते हैं मिलर इंडिसेस? सबसे पहले जो क्रिस्टल प्लेन आपको दिया होगा उसके आपको इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे। किसके एक्सिस पे? ए बी सी पे, इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ। अब सपोज कीजिए अगर इंटरसेप्ट आपने ढूंढ लिए, वो थे 3A 2B 2C, तीनों डायमेंशन में, ओके। अब अगर ये ढूंढ लिए तो आपको क्या करना होगा? इन इंटरसेप्ट्स को, दीज आर इंटरसेप्ट्स, अब इसको डिवाइड कीजिए एज लेंथ के साथ बाय ए बी सी। डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो इसके पॉइंट्स क्या बन गया आपके पास? 3 2 2। अब इसके बाद इसका रेसिप्रोक कर लीजिए। रेसिप्रोक कर लिया तो 1/3, इसका बन गया 1/2, यहाँ पे इसका बन गया 1/2। अब इसमें से आपको स्मॉल इंटीजर फाइंड करना होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर, मतलब आपको इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके स्मॉल इंटीजर मतलब कि स्मॉल रेशियो बनानी पड़ेगी। मतलब इन तीनों में से अगर आपको जो भी इसमें छोटा जो होगा उसी के साथ आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? वहां पे आपको एक प्लेन मिल जाएगा, यहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करने के बाद प्लेन मिलेगा, सपोज कीजिए 3 2 2 प्लेन मिल गया डिवाइड करने के बाद, तो ये एक क्यूबिक सेल बन गया जिसका प्लेन क्या है? 3 2 2। अब इसको आपको बनाना कैसे होगा? तीनों एक्सिस लेंगे आप, ए बी सी। ए क्या है इसमें? 3, तो ए का आपने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 3 पे। बी कितना है? 2 लगा दिया आपने बी पे। सी कितना है? 2, सी पे लगा दिया 2। अब तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, जो एरिया आएगा उसे शेड कर दीजिए। दिस इज द प्लेन, क्यूबिक सेल विथ 3 2 2 प्लेन, इसे बोलेंगे 3 2 2 प्लेन। अब ऐसे ही आपको बनाना है 1 0 0 प्लेन। इसका मतलब ये है कि आपको ए जो है वो बनाना होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे ए है और ये है बी, ये है सी। ए आपको 1 बनाना है, यहां इस तरफ आ गया 1 ए। अब जो बी है वो 0 है, बी 0, सी भी 0 है, लेकिन जो प्लेन है वो आपको सिर्फ ये प्लेन मिला, ना ही आपको बी
पे मिला, ना ही आपको सी पे मिला, मतलब बिटवीन ए बी सी, एंड ना ही आपको मिला बिटवीन ए बी या फिर ए सी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको आपको इंटरसेप्ट जो आपको दिया गया है वो है 1, तो ये बन गया 1 0 0। नेक्स्ट इज क्यूबिक सेल विद 1 1 0 प्लेन, मतलब ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा, लेकिन सी 0 होगा। तो प्लेन कैसे बनेगा, यहाँ पे ए है 1 लगा दिया, बी पे 1 लगा दिया, लेकिन सी तो 0 है, तो जो शेडेड पोर्शन आएगा वो सिर्फ ए और बी पॉइंट पे आएगा, सी में सी एक्सिस में कोई नहीं आएगा क्योंकि वहां पे 0 है। नेक्स्ट इज क्यूबिक सेल विद 1 1 प्लेन, मतलब ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा और सी भी 1 होगा। ए 1 है लगा दिया, बी 1 है लगा दिया, सी भी 1 है तो यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो पोर्शन होगा सारा ये होगा, जैसे कि ट्राइंगल हमने अभी बना के दिखाई थी, वो होगा हमारा 1 1 1 प्लेन, 1 1 प्लेन। तो ये जो 4 के 4 प्लेन हैं आपके सिलेबस में भी यही हैं, अगर पेपर में आएगा वो भी इनमें से ही आएगा। तो आपको ये अगर 4 कर लोगे तो आपको और कोई प्लेन किसी पे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। मैंने डायरेक्ट समझाया क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पेपर में न्यूमेरिकल आएगा इसके बेसिस पे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए न्यूमेरिकल्स। तो इसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इसलिए मैंने कोई थ्योरी नहीं समझाई है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स का मतलब है एक प्लेन और दूसरे प्लेन में डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, जिसे हम इंटरसेप्ट को मिलर इंडिसेस को हम लिखते हैं HKL के साथ, ठीक है। और D इज द डिस्टेंस, और A क्या है यहाँ पे एज लेंथ। आपको क्या दिया होगा, एज लेंथ भी दी गई होगी और मिलर इंडिसेस भी दिए गए होंगे। आपको पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, या फिर दूसरा केस हो सकता है डिस्टेंस आपको गिवन हो, मिलर इंडिसेस आपको गिवन हो, आपको एज लेंथ फाइंड करनी हो। बस आपको एक ये फॉर्मूला जो है अच्छे से याद रखना है, जिसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स फाइंड करने हैं। न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करेंगे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लें जो पेपर में लास्ट ईयर में आए हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल का एक प्रॉपर्टी बताइए। यूनिट सेल एक छोटी सी यूनिट है विच रिपीट इटसेल्फ, वो खुद को रिपीट करती है तीनों डायमेंशन में। अगर एक छोटी सी यूनिट है जिसे हम तीनों डायमेंशन में अगर रिपीट करते जाएं तो एक यूनिट सेल मिलेगा। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सिंपल क्यूबिक को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सिंपल क्यूब का मतलब क्या था, अब आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद बनाइए। 8 कॉर्नर्स, जो लैटिस पॉइंट होंगे वो 8 कॉर्नर्स पे होंगे तो क्या होगा सिंपल क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्या होगा, 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट प्लस 1 कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, अब फेस सेंटर क्या था, 8 कॉर्नर्स, ये तो आपको सभी में लिखना है। 8 कॉर्नर्स प्लस क्या होगा, जो एक लैटिस पॉइंट होगा वो 1 लैटिस पॉइंट एट सेंटर ऑफ द फेस। लेकिन फेस पे कितने हैं, टोटल 6 फेस होंगे तो आपको 6 फेस सेंटर मिलेंगे। 8 कॉर्नर्स 6 फेस सेंटर। अब यहां पे देख लीजिए, सिंपल क्यूबिक सेल लैटिस पॉइंट एट 8 कॉर्नर्स, ठीक है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूब, लैटिस पॉइंट एट 8 कॉर्नर्स प्लस एक बॉडी सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर लैटिस पॉइंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर, 8 कॉर्नर्स 1 लैटिस पॉइंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस। तो 6 फेस हैं तो 6 के 6 फेस सेंटर बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एज लेंथ आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे एज लेंथ गिवन है, प्लेन आपको दिया गया है, मतलब कि आपको HKL दे दिया गया है, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो गिवन लिखिए, गिवन क्या है, एज लेंथ A, HKL गिवन है। यहाँ पे आप न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाइए और एज लेंथ की वैल्यू पुट कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे बन गया √3। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.73। 1.73 को इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.25। ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये इसकी यूनिट क्या थी, मीटर में, तो डिस्टेंस कितने में आ गया, मीटर में। नेक्स्ट इज एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हैज फॉलोइंग पैरामीटर्स A, B, C, 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 2 3 प्लेन। 1 2 3 प्लेन मतलब अगर आपको यहाँ पे A B C आपको दिए गए हैं इंटरसेप्ट्स, अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू h/a स्क्वायर, k/b स्क्वायर, l/c स्क्वायर। डिवाइड कीजिए, जैसे कि आपने रेशियो फाइंड करनी थी तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे HKL 1 2 3 पुट करोगे, ABC भी गिवन है, पुट कीजिए।
देखिए यहाँ पे 1 2 3 पुट कर दिया, ए बी सी पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 डिवाइड बाई 8.2 कम्स आउट टू बी 0.122। आप कैलकुलेटर के साथ इसे कीजिए। अगर इसमें कोई हो सकता है, इसमें कोई भी छोटी गलती हो सकती है, आप सबसे पहले अपने कैलकुलेटर के साथ कीजिए, अगर उसके साथ बाद इसे मैच कीजिए। अगर कोई भी चेंज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे देखने से पहले आप अपने इसके साथ साथ मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में जरूर सॉल्व करें। उसके बाद ये पार ऊपर चली गई न्यूमिनेटर में, 10 रेज़ टू पावर 10 हो गया। 2 डिवाइड बाई 9.4 ये वैल्यू आ गई। 3 डिवाइड बाई 7.5 ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, ये वैल्यू आ गई। 10 रेज़ टू पावर 10 इसका स्क्वायर करोगे, बेस सेम पावर ऐड 20। यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए 20 पावर, इसका स्क्वायर कीजिए 0.16 20। अब तीनों में से 10 रेज़ टू पावर 20 कॉमन है। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, इन तीनों को प्लस कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये रेसिप्रोकल में है, हमें फाइंड करना है डी। तो सबसे पहले हमें इसको रिवर्स आगे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तभी ये डी ऊपर आएगा। तो रेसिप्रोकल लीजिए, 1 डिवाइड बाय 0.22 इस कम्स आउट टू बी 4.55। ये पावर हो जाएगी माइनस में। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 10 रेज़ टू -10। इसका रूट स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, वैल्यू आ जाएगी 2.133। आपकी बुक में आंसर है 2.132, कोई खास फर्क नहीं है। 133 मेरे साथ जो मैंने सॉल्व करा, मेरे पास 133 वैल्यू आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सेपरेशंस ऑफ द प्लेन्स विद मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस इस बार 3 दिए गए हैं, क्यूबिक क्रिस्टल है और एज लेंथ दिया गया है। एज लेंथ पिकोमीटर में, आपको मीटर में फाइंड करना है। 10 रेज़ टू पावर -12 करोगे। HKL सबसे पहले आपको फर्स्ट लीजिए HKL के साथ, दूसरा मतलब यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल में दे दिए गए हैं। सबसे पहले इसके साथ कीजिए, फिर दूसरा न्यूमेरिकल, फिर तीसरा न्यूमेरिकल। एज लेंथ तीनों के लिए कॉमन है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद एज लेंथ वही सेम है, आपने वैल्यूज यहाँ पे मिलर इंडिसेस इस बार कितने हैं, 211 प्लेन 211 √6 सॉल्व कीजिए, इसे डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एज लेंथ। अभी एज लेंथ फिर से वही है, 100 पुट कीजिए, आपके पास 100 इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, आपके पास यही वैल्यू रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 432 को लिख दिया 4.32, तो ये पार क्या होगी, -10। नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेट एटम्स इन FCC BCC। FCC यूनिट सेल में नेट एटम्स कितने हैं, 4। BCC में टोटल कितने हैं, 2। FCC में कितने हैं, 4। BCC में कितने हैं, 2। अब ये जो क्वेश्चन है इसके पास ये कैसे आया, इसके लिए आपको नेक्स्ट जो हम आगे टॉपिक करेंगे उसमें ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि FCC में 4 क्यों लिखा, BCC में 2 क्यों लिखा। लेकिन आप सिर्फ ये समझ लीजिए इस बार कि FCC में 4 होते हैं, BCC में 2। इसका रीजन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमने क्या क्या सीखा कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, और उसमें कुछ टर्म्स हमने पढ़ी, लैटिस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिट सेल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ब्राविया लैटिस क्या होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमने ये एक पूरा टेबल जो था याद किया, और इसके साथ हमने ट्रिक बताई कि कैसे आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा। क्रिस्टल सिस्टम में क्यूब थी, जिसको हमने इस क्यूब के साथ आपको समझाया कि कैसे क्यूब के साथ कॉर्नर्स क्या होते हैं, फेस सेंटर क्या होता है, एंड सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है और कितने होते हैं, कैसे हमें इमेजिन करना है। इस एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको क्यूब के साथ समझाया है, आपको इमेजिन करना इजी हो जाएगा। इसके बाद इसी जो एक पेज पे आपको बना के दिखाया गया है उसको मैंने इस क्यूब के साथ आपको समझाया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमें पेपर में हमें ये जो बना के दिखाए गए हैं हम कैसे बना के दिखाएंगे और कैसे हम उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी हो, आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद है क्रिस्टल प्लेन। क्रिस्टल प्लेन क्या होते हैं, क्रिस्टल प्लेन क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड करते हैं, प्लेन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट हमने देखा 322, ये लास्ट पेपर में आया था, ये भी प्रीवियस तीनों चारों जो है वो पिछले पेपर में आ चुके हैं।
और जितने आपके सिलेबस में थे, जितने आपकी बुक्स में थे, जितने पिछले पेपर में, वो सारे मैंने यहाँ पे 4 बना दिए गए हैं। किसी साल में आया था, किसी साल में पेपर में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि एक बार जितने थे वो सारे आपको बना के दिखाएं। एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल इसके बेसिस इस अभी तक यही न्यूमेरिकल है जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एक दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया, तो 2 फॉर्मूले अभी तक आपको याद करने हैं कि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो कुछ रीजनिंग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करेंगे। अगर इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है ये वीडियो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। और इसके साथ साथ देखते रहें हमारा चैनल। आपको आगे कौन सी वीडियो जल्दी चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।